हेलो फ्रेंड्स, लमोरिया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार आज एक नए टॉपिक विद्युत धारा के प्रभाव के साथ। तो आज के जो टॉपिक में अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। उसको पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो पहले देखो विद्युत ऊर्जा। किसी चालक में विद्युत आवेश को प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अर्थात आपके पास कोई चालक है और उसके अंदर विद्युत आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं, तो उस आवेश को प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, जितनी ऊर्जा का व्यय करना पड़ेगा, उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, विभव और विभवांतर को हमने पढ़ा था पिछले वीडियोज में कि विभवांतर और विभव के बारे में क्या पढ़ा था कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो उस परिभाषा से यह सूत्र निकल के आया था W बराबर वी क्यू। यानी आप किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हो और जो कार्य आपको करना पड़ रहा है वो क्या होता है? आपका विभव कहलाता है। ठीक है ना, किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो वहां से सूत्र निकला था W बराबर वी क्यू। यहां पर ये क्यों लिखा है कि W बराबर वी क्यू? क्योंकि अपन आवेश को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, और वो जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में ही होगा। तो W बराबर क्या गया? W बराबर वी क्यू। चूंकि विद्युत धारा की परिभाषा से सूत्र क्या आता है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी, और यहां से क्यू की वैल्यू क्या आती है? आई टी। तो इस क्यू की वैल्यू यहां पुट करें तो देखो क्या आएगा? W बराबर V तो है ही, और Q की जगह क्या पुट कर दिया आपने? समीकरण 1 से Q का मान IT, तो यहां से आपने लिख दिया IT। ठीक है, समीकरण 1 से। दूसरी बात देखें, ओम के नियम से R की वैल्यू क्या आती है? R इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, और यहां से V की वैल्यू क्या आएगी? V इक्वल टू आई आर। भाई V है, इसको पकड़ के बैठे, आई को उधर ले गए तो गुणा में चला गया, तो V इक्वल टू आई आर, इसको इक्वेशन दे दी सेकेंड। इस इक्वेशन से यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो W बराबर V की जगह तो क्या आ गया? आई आर गुणा आई टी पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा? W बराबर आई और आई मिलके क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी। W बराबर आई स्क्वायर आर टी। अगर तीसरी फॉर्म में इसको निकाल लें अपन, तो देखो V बराबर आई आर है, यहाँ से I की वैल्यू क्या आएगी? आई इक्वल टू वी अपॉन आर, और इस इक्वेशन में आई की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो समीकरण 3 से यहाँ पर मान रखो, तो W का मान क्या आएगा? आई की जगह आपने रखा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से आर कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? W बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर। अब यहां से ये जो वे ऊर्जा है, ठीक है, जो किए गए कार्य की फॉर्म में है, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो अलग अलग समीकरणों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। और कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं 3 इक्वेशन के बेस्ड होते हैं। इन तीनों इक्वेशंस के ऊपर ही पूछे जाते हैं, इक्वेशन A, B और C। बात वही है, W बस फॉर्म चेंज हुई है, कहीं पर आपने आई की वैल्यू पुट कर दी, कहीं पे वी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखो एक तो आया है W बराबर वी आई टी। अगर एग्जाम के अंदर अपने को V दे दे, आई दे दे, टी दे दे, तो आसानी से आप क्या कर सकते हो? वह ऊर्जा या किए गए कार्य की गणना कर सकते हो। यहाँ से अगर प्रतिरोध दे दे, धारा दे दे और समय दे दे तो मान निकाल सकते हो, और इस समीकरण से भी आप विद्युत ऊर्जा की गणना कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो आता है आपके पास W बराबर आई स्क्वायर आर टी, इस W को आप H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, H से।
ठीक है, किया गया कार्य जो होगा या जो विद्युत ऊर्जा जो होगी वो क्या होती है, विद्युत ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊष्मा के रूप में बाहर निकलेगी। तो वो जो विद्युत ऊष्मा होगी उसको एच से डिनोट करते हैं, तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के अंदर जब विद्युत ऊष्मा मुक्त होती है तो वह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो जो ऊष्मा मुक्त होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है, यहाँ से आपको देखने से पता चल जाएगा कि H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, व्हेन आर एंड टी इज कांस्टेंट, यानी कि जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। कब? जब आर और टी क्या हो, कांस्टेंट हो। उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो प्रतिरोध के समानुपाती होगी और उत्पन्न ऊष्मा उस समय के समानुपाती होगी जिस समय तक आपने विद्युत धारा प्रवाहित की है। ठीक है, तो जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो किन किन कारकों पर निर्भर करेगी, एच समानुपाती आई स्क्वायर, एच समानुपाती आर और एच समानुपाती टी। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी विद्युत ऊर्जा। अब यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो ए बी सी तीनों इक्वेशन से आते हैं, फिर ये जो पहला लिखा हुआ डब्ल्यू बराबर वी क्यू। तो ये तो हो गई विद्युत ऊर्जा। इसके अलावा एक परिभाषा और अगर अपन पढ़ें विद्युत ऊर्जा की तो वो क्या होगी कि शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, और एक सेकंड में विद्युत ऊर्जा द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, विद्युत शक्ति कहा जाता है। एक सेकंड में विद्युत ऊर्जा द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। देखो, तो यहीं से विद्युत ऊर्जा की परिभाषा भी निकाल सकते हो आप कि विद्युत शक्ति बराबर उपकरण में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा और जितने समय तक आपने प्रवाहित की है, यानी कि उपकरण जितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो वो समय। तो विद्युत शक्ति बराबर उपकरण में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा बटा समय। और यहाँ से विद्युत ऊर्जा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो समय को क्या ले जाओ, उधर शक्ति के गुणा में ले जाओ। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी, यानी कि विद्युत ऊर्जा E बराबर P गुणा टी। या यहाँ से आप E को W भी लिख सकते हो, W बराबर P गुणा टी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो होगी विद्युत ऊर्जा। अब बात करते हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो इसको समझो अच्छे से कि मान लो आपके पास कोई चालक है, मान लीजिए आपके पास ये चालक है, ये चालक तार है आपके पास। ठीक है, जिसका प्रतिरोध R है। ठीक है, और इसको बैटरी से जोड़ा गया है, यानी कि इसमें धारा क्या बह रही है, आई धारा बह रही है। तो देखो, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। और गति जब करेंगे तो जो चालक तार जो होता है, जो पदार्थ आप काम में ले रहे हो, अब अपने को ये पता है कि जो भी चालक है या जो भी पदार्थ है वो क्या होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जब उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब वो गति करेंगे तो वो गति कहाँ से करेंगे, इन परमाणुओं के पास से, जहां भी रिक्त स्थान है वहां से गति करेंगे। तो वो बीच में क्या होगा, इनसे टकराएं भी। ठीक है, फिर वो इनके बीच से होते हुए निकल जाएंगे। तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हुए परमाणु से टकराते हैं। परमाणु से टकराएंगे जिससे क्या होगा, उनकी ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा का मान कम होगा, ऊर्जा का क्षय होगा। ठीक है, और जिससे क्या हो जाता है, चालक का ताप बढ़ जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। अब इसको देखो अच्छे से समझो कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। मान लो भाई आप क्या कर रहे हो, आपके पास ये कोई वे है, कोई रास्ता है। ठीक है, आपके पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। आपको इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना है। ठीक है, अगर इस रास्ते पर मान लो कोई इक्का दुक्का ही आदमी है, मतलब बहुत कम भीड़ है, तो आप क्या करोगे, आसानी से ये रास्ता पार कर दोगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये रास्ता है आपके पास, आपको पॉइंट ए टू बी तक जाना है आपको, ठीक है, और बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आप जब जाओगे यहाँ से इधर गुजरोगे, मान लो इधर आए, आप इधर आए, फिर इधर गए, इसके टकराए, इधर आए। ठीक है, इस प्रकार से जब आप बी तक जाओगे तो क्या होगा, आपको बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी आपकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा का क्या होगा, क्षय होगा।
ठीक है, ऊर्जा का व्यय होगा, क्षय होगा, ऊर्जा घट जाएगी। भाई कैसे घटेगी भाई, आप इस भीड़ भाड़ वाले इलाके से ए से बी तक आओगे तो आप क्या हो जाते, थक जाओगे, ठीक है ना। थक जाओगे इसका मतलब क्या, ऊर्जा की हानि होगी, आपकी एनर्जी क्या हो गई, लो हो गई, ऊर्जा की हानि होगी। अब वो जो एनर्जी लो होगी वो किसी न किसी रूप में तो बाहर आएगी, एनर्जी क्या होगी, किसी न किसी रूप में बाहर आएगी। तो इस अवस्था में वो एनर्जी किस रूप में बाहर आ रही है, वो पसीने के रूप में बाहर आएगी। भैया आप क्या कर रहे हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके से जा रहे हो, आपको बहुत सी है ना मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब पसीना आएगा, यानी कि वो जो ऊर्जा का क्षय है वो किस रूप में बाहर आ रहा है, पसीने के रूप में बाहर आ रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जब आप क्या करते हो, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, तो विद्युत धारा का प्रवाह ये तो तय है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। ठीक है, तो इस जैसे ये चालक तार लिया आपने, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया, तो देखो धारा की दिशा तो ये है और इलेक्ट्रॉन की दिशा मैंने ठीक इसके विपरीत दिशा में दर्शाई है। क्यों, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। अब देखो क्या होगा, चालक है या पदार्थ है, कोई भी चालक पदार्थ है। अब चालक पदार्थ है तो परमाणु से मिलकर बना होगा। अब जैसे ही आपने धारा प्रवाहित की, जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस साइड के अंदर क्या करेंगे, गति करेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो गति जब करेंगे तो क्या होगा कि आगे इस जो पदार्थ के जो परमाणु उससे टकराएंगे और जो खाली जगह है वहां से होते हुए वो आगे की ओर जाएंगे। जब वो टकरा रहे हैं तो उस अवस्था में क्या हो रहा है, उनकी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। अब वो ऊर्जा क्या होगी भाई, पसीने के रूप में तो निकलेगी नहीं, क्योंकि वो तो आदमी नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन से। तो क्या होगा, ऊर्जा का क्षय होगा। और वो ऊर्जा का क्षय किस किस प्रकार से निकलेगा, उष्मा के रूप में निकलेगा यार। ठीक है, उष्मा के रूप में तो निकलेगा वो। तो क्या होगा, जैसे ही उनकी इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा में क्या हुई, कमी हुई, और वो यहाँ पे टकराते हैं परमाणुओं से, तो वो जो ऊर्जा है वो क्या होता है, परमाणु द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। और परमाणु जब उस ऊर्जा को ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, परमाणु कंपन करने लग जाएंगे। वो परमाणु क्या करने लग जाएंगे, कंपन करने लग जाएंगे। ऐसे मान लो ऊपर नीचे कंपन करेंगे, और वो कंपन करेंगे तो वो क्या होंगे, चालक की सतह पर टकराएंगे, जिस कारण से क्या हो जाता है, चालक गर्म हो जाता है, यानी कि उष्मा के रूप में बाहर निकल जाती है। वो जो ऊर्जा का क्षय हो रहा है ना, वो क्या होता है, उष्मा के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यही प्रभाव क्या होता है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होता है। यानी कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जो धारा जो होती है ना, धारा का कुछ अंश जो होता है वो क्या होता है, उष्मा के रूप में बदल जाता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, धारा का अंश बोल, चाहे आप धारा का अंश बोले हो, धारा क्या हो रही है, पहले ऊर्जा में बदल रही है, ऊर्जा फिर किस में बदल रही है, उष्मा में बदल रही है। ठीक है ना, तो एक ही बात है। ठीक है, जब इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक क्या हो जाता है, धारा पाकर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है। और अगर इसको पूर्ण रूप से समझे, इसका वर्णन समझे, तो वही बात है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो जब वो गति करते हैं तो वो क्या होते हैं, उस पदार्थ के परमाणु से टकराते हैं। टकराने के कारण क्या होता है, उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, और वो जो ऊर्जा है वो परमाणु पाकर क्या करने लग जाते हैं, कंपन करने लग जाते हैं। ठीक है, और कंपन करने के बाद में क्या होता है, जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, उष्मा के रूप में बाहर निकल जाती है। यही क्या होता है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होता है। अब इसके जो एप्लीकेशन होते हैं, उसमें प्रभाव के अनुप्रयोग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, विद्युत बल्ब, ठीक है, विद्युत हीटर है, विद्युत बल्ब है, विद्युत प्रेस है, फ्यूज तार है, सीबेक प्रभाव और थॉमसन प्रभाव है। तो पहले अगर थोड़ा सा विद्युत बल्ब को देखेंगे किस प्रकार से, विद्युत बल्ब में किस प्रकार से होता है, तो विद्युत बल्ब अगर बनाए हैं अपन, मान लो ऐसा कोई बल्ब है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये तंतु लगा रहता है विद्युत बल्ब में, कांच की नलिका होती है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, एक तंतु लगा रहता है। अब वो तंतु किसका बना होता है, प्रश्न यहीं से आता है कि तंतु, बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है। तो ये जो तंतु होता है इसको इस कुंडली नुमा रूप में बनाया जाता है। ये किसका बना होता है, वुल्फ्रोम, डब्लू, वुल्फ्रोम यानी टंगस्टन। किसका बना होता है, वुल्फ्रोम का बना होता है टंगस्टन। ठीक है, अब इस बल्ब को किस प्रकार से बनाया जाता है, जब ये कांच की नलिका बनाई जाती है और ये तंतु लगाया जाता है, टंगस्टन लगाया जाता है, उस अवस्था में क्या करते हैं, इसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है,
कांच की नलिका में, उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहीं से भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि वो ऑक्सीजन बाहर क्यों निकाल जाती है। तो अगर ऑक्सीजन इसके अंदर रहेगी तो वो क्या हो जाएगी, इस धातु का वो क्या कर देगी, ऑक्सीकरण कर देगी, ठीक है ना। धातु का इस टंगस्टन का क्या कर देती है, ऑक्सीकरण कर देती है, इसलिए उस अंदर जो ऑक्सीजन भरी होती है ना उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब बाहर निकाल दिया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर का ताप कुछ अलग होगा, अंदर का ताप अलग होगा, बाहर का दाब अलग होगा, अंदर का दाब अलग होगा। इसलिए क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल कर और इसके अंदर कौन सी गैस भर दी जाती है, आर्गन गैस भर दी जाती है, ठीक है। अक्रिय गैस होती है आर्गन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस काम में ली जाती है, तो अक्रिय गैस कौन सी काम में ली जाती है, आर्गन काम में ली जाती है। अब ये जैसे ये इसके अंदर ये गैस भर देंगे तो क्या होगा कि बाहर और अंदर का जो दाब होगा वो क्या होगा, ताप जो होगा, ताप और दाब जो क्या होगा, समान होगा, जिससे क्या होता है, ये बल्ब जो है वो, कांच जो है वो टूटता नहीं है। अब बात करें, ये टंगस्टन है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, टंगस्टन ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत ज़्यादा होता है और इसका जो गलनांक होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रतिरोध और गलनांक क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इनको क्या किया जाता है, बल्ब के अंदर तंतु के रूप में लगाया जाता है, ताकि अगर विद्युत धारा का मान ज़्यादा हो जाए और उसमें ऊष्मा है वो ज़्यादा प्रकट हो रही हो, तो उस अवस्था में भी वो क्या होता है, वो तंतु टूटता नहीं है। दूसरा जो उसमें प्रभाव का एग्जाम्पल है वो है विद्युत हीटर, ठीक है। विद्युत हीटर को देखा होगा आपने, इस प्रकार से होता है, ठीक है। और वो ऐसे ऐसे एक स्प्रिंग सी होती है, वो लगाई दी जाती है। अब ये जो स्प्रिंग होती है ये किस धातु की बनी होती है, नाइक्रोम। किसकी बनी होती है, नाइक्रोम, निकल प्लस क्रोमियम, ठीक है। तो इसके ऊपर भी वही क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि विद्युत हीटर का जो तंतु होता है, जो स्प्रिंग लगी होती है, वो किसकी बनी होती है, किस धातु की बनी होती है, नाइक्रोम की, निकल और क्रोमियम की, ठीक है। क्यों बनाई जाती है नाइक्रोम की ही क्योंकि इनका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है और गलनांक भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये हो गया आपका विद्युत हीटर। और ये किस प्रभाव पर आधारित है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तीसरे अनुप्रयोग की बात करें तो विद्युत प्रेस। तो विद्युत प्रेस के अंदर भी कौन सी धातु काम में ली जाती है, नाइक्रोम, वही निकल प्लस क्रोमियम, जिसका प्रतिरोध और गलनांक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। चौथा बात करें फ्यूज तार। फ्यूज तार भी किस प्रभाव पर आधारित है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। फ्यूज तार किसका बना होता है, पीबी प्लस एसएन, लेड और टिन। लेड और टिन से मिलकर एक मिश्र धातु बनाई जाती है जिसका फ्यूज तार बना होता है। और फ्यूज तार को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है, ये पहले भी बता चुका मैं, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब देखो, ऊपर वाले जो तीन पढ़े थे अपने, नाइक्रोम पढ़ा था, टंगस्टन पढ़ा था, उनमें तो केवल सेम बातें थी कि प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, गलनांक बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर कुछ डिफरेंट है। फ्यूज तार का प्रतिरोध कैसा होगा और गलनांक कैसा होगा। तो प्रतिरोध तो फ्यूज तार का क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है, यानी कि प्रतिरोध उच्च होता है। लेकिन गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। क्यों गलनांक निम्न क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लो धारा का मान एक उचित मान से अगर ज्यादा प्रवाहित हो जाए तो वो फ्यूज तार क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। इसलिए उसका गलनांक तो क्या होता है, कम होता है और उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा ये दो प्रभाव और हैं, कक्षा 12 से संबंधित हैं। आपको केवल इतना ही याद रखना है कि सीबेक प्रभाव है ना, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। और थॉमसन प्रभाव भी किस पर आधारित है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।